नमस्कार दोस्तों, मैं चमन राणा। आप सबको मेरी ओर से गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आप लोगों से सबसे पहले इस टॉपिक में बात करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर टाइम पर उपलब्ध हो सके। तो इसी आशा के साथ मैं आज के टॉपिक पर चर्चा करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास तथा मानव उत्पत्ति। वैसे तो हम इस पॉइंट का जो है मैक्सिमम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में पढ़ने के साथ साथ इस पॉइंट का इतिहास में भी जो है अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान क्या है? क्योंकि मैंने जो है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के साथ साथ इसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया है, वो है मानव की उत्पत्ति। दोस्तों, जबकि हम इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास को हम पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और पाषाण काल में आपको मालूम है कि पाषाण काल का मतलब पाषाण हो गया पत्थर, पत्थरों के साथ जो है मानव की क्या गतिविधियां थी, पत्थरों के साथ मानव का क्या संबंध था, हम जो है इससे प्रारंभ करते हैं इतिहास को। लेकिन वो मानव आया कहाँ से, उस मानव की उत्पत्ति हुई कहाँ से, और उसको पढ़ने के लिए हमको जो है पृथ्वी पर जाना होगा, पृथ्वी की जो है उत्पत्ति पर जाना होगा। इसीलिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास तथा मानव उत्पत्ति। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर बात प्रारंभ करते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। जो भी कोई डाउट होगा आपका, आप जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर देखिए, हम संपूर्ण जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की अगर हम उत्पत्ति को देखें तो विज्ञान के आधार पर और आपके जो है भूगोल ज्योग्राफी के आधार पर देखें तो अलग अलग प्रकार के जो है आपको मत देखने को मिलते हैं। अलग अलग जो है ज्योग्राफी में देखा होगा आप लोगों ने, ज्योग्राफी में जो है इसके अलग अलग जो है आपकी अवधारणाएं सामने आती है। लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है हम सबसे जो प्रमाणित मानते हैं वो यूरेनियम डेटिंग मेथड को मानते हैं। और इसी यूरेनियम डेटिंग मेथड के आधार पर, यूरेनियम डेटिंग विधि के आधार पर पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हो गई थी। तो दोस्तों, हम इस पॉइंट को पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, मेरी बातों को ढंग से सुनिएगा और आपको जो है बिल्कुल इस सारे पॉइंट का जो है लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी की जो आयु मैंने आपको ऊपर लिखी है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष। और मैंने जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति को जो है ठीक अध्ययन की दृष्टि से देखें या हम इसकी कालखंड को देखें तो इस संपूर्ण कालखंड को, पृथ्वी का जो पूरा कालखंड है उसको 3 भागों में विभक्त कर रखा है। और इन 3 भागों में विभक्त करने के साथ इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। दोस्तों, जैसे कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा कालखंड है उसको हम महाकल्प कहते हैं, उससे छोटा कालखंड है उसको हम जो है युग कहते हैं, उससे छोटा जो कालखंड है उसको कल्प या शक कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी का संपूर्ण कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भागों में पहला भाग है महाकल्प, जिसको हम ईरा कहते हैं। महाकल्प की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं वो आपको आगे मालूम हो जाएगा। और युग की संख्या 4 है, जिसको इंग्लिश में इपोच कहते हैं। और शक या क्या कल्प की संख्या जो है 18 है, जिसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। दोस्तों, युग तो जैसे आप लोग जानते भी हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। वैसे यहाँ पर भी जो है युग अलग अलग है, लेकिन 4 युग हैं। वो आप उसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो युग 4 ही है। यहाँ पर भी कितने युग हैं? 4 युग हैं। देखिए दोस्तों, जो महाकल्प है, इन महाकल्पों की संख्या 5 है और युग कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि युग भी 5 होने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पर जो है महाकल्प
क्यों 5 है और युग 4 क्यों है, मैं इसका आपको यहीं पर जो है थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्योंकि महाकल्प का जो पहला महाकल्प है, ठीक है, उस पहले महाकल्प को हम प्री पैलियोजोइक के नाम से जानते हैं। और प्री पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत जो है किसी भी युग को नहीं रखा गया है, उसमें किसी भी युग को नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि उस महाकल्प में, प्री पैलियोजोइक महाकल्प में जो है इस पृथ्वी पर किसी प्रकार के कोई जीव की उत्पत्ति नहीं मानी गई है। और जब जीव की उत्पत्ति नहीं थी तो हम उसको युग में कैसे रख सकते हैं? आप लोग इस बात को जानते होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, ज़रा आगे बढ़ते हैं। जो महाकल्प हैं उन महाकल्पों को, जैसे मैंने कहा था आप लोगों की, महाकल्प 5 हैं, युग 4 हैं, और जो आपके कल्प हैं, ठीक है, उन कल्प और शकों की संख्या कितनी है? आपकी 18 है। तो देखिए दोस्तों ज़रा, महाकल्प, पहला महाकल्प है प्री पैलियोजोइक, दूसरा महाकल्प है पैलियोजोइक, तीसरा महाकल्प है मेसोजोइक, चौथा महाकल्प है आपका सिनोजोइक, और पांचवा है नियोजोइक। इन 5 महाकल्पों में देखिए, जो पहला है प्री पैलियोजोइक, जिसे मैंने आपको अभी बताया था, प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन मालूम है। इस युग में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं है। में किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं मानी गई है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई युग नहीं है, ठीक है। अब युग देते तो जीव के इस आधार पर देखते हैं कि इस युग में जो है ये हो गया। तो देखिए, पैलियोजोइक को प्राथमिक युग, मेसोजोइक को द्वितीय युग, सिनोजोइक को तृतीय युग और नियोजोइक को चतुर्थ युग के नाम से जाना जाता है। तो युगों की संख्या 4 हो गई है और महाकल्पों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। और कल्प कितने हैं? 18 है। शक, जिनको कल्प या शक कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है? आपकी 18 है। आगे देखिए, हम जो है यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला जो महाकल्प है वो है प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई युग नहीं है, लेकिन इसके 2 कल्प हैं। एक कल्प है आर्कियन, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। जो आर्कियन कल्प है, इस आर्कियन पीरियड के अंतर्गत किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं मिलती है। यहाँ पर केवल नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें दिखाई देती है। आगे देखिए आप, जो हमारा दूसरा है इसका आर्कियन, दूसरा जो इसका पीरियड है, कल्प है, वह प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। तो मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्री पैलियोजोइक है, उस प्री पैलियोजोइक के प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली और धारवाड़ क्रम की, ठीक है, चट्टानों का विकास हुआ है। अरावली, आपको मालूम है यहाँ पर जीव नहीं है। सबसे पहले अरावली आ रही है, जो कि राजस्थान में है, भारत में है। धारवाड़ आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो अरावली और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इस अरावली पर्वत श्रृंखला को, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला ही माना जाता है अरावली को। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो जो है पहले ही प्री कैम्ब्रियन कल्प में जो है इसका क्या हो गया था? विकास हो गया था। वो प्री पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत पहला ही कल्प है, ठीक है। और उस समय जीव भी नहीं था इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जीव नहीं था, लेकिन उस समय से जो है अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हो गया था। तो विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका पैलियोजोइक। पैलियोजोइक जो है हमारा प्राथमिक युग है। प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। पैलियोजोइक में प्राथमिक युग के 6 कल्प हैं। प्राथमिक युग पे कितने कल्प हैं? 6 कल्प हैं। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है केवल इतिहास के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, इसको पूरा डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में। लेकिन यहाँ पर मैं केवल इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू इसको जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पैलियोजोइक और जो प्राथमिक युग है, इस प्राथमिक युग में हमारा जो कैम्ब्रियन दिखाई दे रहा है, पहला ही कल्प, उस कैम्ब्रियन कल्प में जो है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विकास हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विकास जो है हमारा कैम्ब्रियन युग में हो गया था, ठीक है। कैम्ब्रियन कल्प में प्राथमिक युग और पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत। इनमें हमको जो इम्पोर्टेंट है वो है दूसरा, इसके बाद डियोनियन। डियोनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है डियोनियन इंपॉर्टेंट? क्योंकि डियोनियन कल्प के अंतर्गत शार्क मछली का विकास हो गया था। और जब यहाँ पर जो है शार्क मछली के साथ साथ अनेक प्रकार की जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनका विकास हो गया था, इसीलिए जो है डियोनियन कल्प को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक युग का डियोनियन कल्प
ये आपका जो है मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। जबकि कार्बनिक फेरस को देखते हैं तो कार्बनिक फेरस जो है यहाँ पर उभयचरों का विकास हो गया था और वनस्पतियों का विकास हो गया था। और इसी में आप लोग देखेंगे कोयले का जो विकास है वो कार्बनिक फेरस युग में हुआ था। आप लोग जानते हैं, इस बात को सुना भी होगा। कार्बनिक फेरस युग में जब वनस्पतियों का विकास हुआ, उभयचरों का विकास हुआ, तो यहीं पर जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के हिसाब से। तो मेसोजोइक के द्वितीयक युग में नहीं, बल्कि पैलियोजोइक के प्राथमिक युग के कार्बनिक फेरस कल्प के अंतर्गत जो है वनस्पतियों का विकास, उभयचरों का विकास और कोयले का विकास हो गया था। ठीक है दोस्तों, पर्मियन में जो है इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पर्मियन में अगर आपको याद रखना है तो पर्मियन में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जर्मनी का जो ब्लैक पर्वत है। ठीक है, तो जो है ब्लैक पर्वत जो है यहाँ पर आपका जो है उसका विकास हो गया था। ठीक है, लेकिन जो मेसोजोइक है, इस मेसोजोइक के द्वितीयक युग कहा गया है। इसके 3 जो है कल्प हैं, एक है ट्रियासिक, एक है जुरेसिक और एक है आपका क्रिएटेशियस। तो क्रिटेशियस युग में देखिए, क्रिटेशियस युग में जो है रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ठीक है, भारत में जो है दक्कन, ठीक, इन सब का विकास जो है क्रिटेशियस कल्प के अंतर्गत हुआ। जुरेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जुरेसिक बहुत बार देखा होगा, एक मूवी भी है हॉलीवुड मूवी जुरेसिक पार्क। तो जुरेसिक जो कल्प है, इस जुरेसिक कल्प में डायनासोर की उत्पत्ति हो गई थी, कंगारू की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, स्थल और वायु में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई थी जुरेसिक कल्प में। ठीक है, और ट्रायसिक में जो है रेंगने वाले जीव का विकास हो गया था, गुणमानक क्रम के चट्टानों का विकास हो गया था, केकड़े की उत्पत्ति हो गई थी। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। केवल इसमें जो मेसोजोइक महाकल्प है, इसके द्वितीय युग के अंतर्गत हमारे पास जुरेसिक जानना है थोड़ा सा। जुरेसिक में डायनासोर की उत्पत्ति मानी जा गई है, और क्रिटेशियस में जो है कछुए की उत्पत्ति और एंडीज पर्वत, ठीक है, रॉकी पर्वत, दक्कन श्रेणी, ये सब जो है कब हुई थी? क्रिटेशियस में आ गई थी। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो इतिहास के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है ये वाला महाकल्प, तीसरा महाकल्प है सीनोजोइक। दोस्तों इसको ढंग से सुनिएगा। सीनोजोइक को हम तृतीयक युग कहते हैं, इसका युग जो है तृतीयक है, और सीनोजोइक के 5 कल्प हैं। सीनोजोइक के 5 कल्प हैं। एक है पैलियोसिन, स्तनधारियों की उत्पत्ति हो गई थी। कंपी मानव, मतलब अगर हम जो है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो है बंदर की उत्पत्ति देखते हैं मानव के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पैलियोसिन कल्प के अंतर्गत स्तनधारियों की जो उत्पत्ति हुई थी, इन स्तनधारियों को पिरामिड कहा गया। ध्यान रखिएगा, ढंग से सुनिएगा दोस्तों। स्तनधारियों की जो ये समूह हैं, इन स्तनधारियों के समूह को पिरामिड कहा गया है। और इस पिरामिड के अंतर्गत जो है अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो है पिरामिड के अंतर्गत, तो पिरामिड के अंतर्गत जो है यहाँ पर कंपी बानर की उत्पत्ति हो गई थी, लंगूर की उत्पत्ति हो गई थी, ठीक है, और चिंपैंजी की उत्पत्ति हो गई थी, और चुचुंदर की उत्पत्ति हो गई थी। कहाँ पर? यहाँ पर पैलियोसिन में। लेकिन हमारे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मानव कंपी के रूप में, मतलब कंपी मानव के रूप में, बंदर के रूप में जो है यहाँ पर पहली बार तीसरे युग के अंतर्गत सीनोजोइक महाकल्प के पैलियोसिन कल्प में इसका विकास हो गया था। लेकिन वो हमारा मानव नहीं था, इसको हम आदि मानव नहीं कहते हैं, तो ये कंपी मानव था, है ना। और आपको मालूम है कंपी मानव के रूप में अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, रामाफिथेकस का, है ना। तो रामाफिथेकस जो आपका ऑस्ट्रेलोफिथेकस है, रामाफिथेकस, अभी हम वहाँ पर आएंगे, तो रामाफिथेकस को जो है यहाँ पर माना गया है स्तनधारियों की उत्पत्ति के समय में। मानव की उत्पत्ति रामाफिथेकस जो था वो पैलियोसिन काल का था। लेकिन जैसे जैसे जो है वो आगे आया, ऑस्ट्रेलोफिथेकस आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम जो है मानव का आदि पूर्वज कहते हैं, उसकी उत्पत्ति तो बाद में हुई है। वो कहाँ पर हुई अब देखेंगे आगे। देखिए इयोसीन में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति होगी आपकी ओलिगोसीन में। मध्य हिमालय की उत्पत्ति होगी आपकी मायोसीन में। और प्लायोसीन में देखिए आप लोग शिवालय की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, पाषाण काल की शुरुआत यहीं से मानी गई है। अब देखिए दोस्तों जरा, आप यहाँ से देखिएगा कि इयोसीन में हुई है ट्रांस हिमालय, ओलिगोसीन में हुई है वृद्ध हिमालय, मायोसीन में हुई है मध्य हिमालय, प्लायोसीन में हुई है शिवालय की। मतलब यहाँ से लेकर नीचे तक 4 कल्पों को देखिए तो यहाँ पर हिमालयों की उत्पत्ति हुई है। हिमालय की उत्पत्ति का काल
हिमालय की उत्पत्ति का जो पीरियड है वो सीनोजोइक को माना जाता है, महाकल्प को माना जाता है। इस सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत जो है ट्रांस हिमालय, ठीक है, जिसको हम ग्रेट हिमालय कहती हैं, वृद्ध हिमालय, ठीक है, और मध्य हिमालय, ठीक है, और इसको देखेंगे आप लोग जरा, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं, सर्वालिक हिमालय, इन सब की उत्पत्ति जो है सीनोजोइक कल्प में हुई है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है, देखिएगा दोस्तों, सीनोजोइक महाकल्प में तृतीयक युग के अंतर्गत प्लायोसीन काल में जो है यहाँ पर पाषाण काल की शुरुआत हो रही है, मानव की उत्पत्ति हो रही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो है किस युग में हुई है, तो मानव की उत्पत्ति हुई है प्लायोसीन के तृतीयक युग में। प्लायोसीन है, प्लायोसीन कल्प है, और युग कौन सा है, तृतीयक युग। महाकल्प कौन सा है, सीनोजोइक। तो सीनोजोइक महाकल्प में तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में, ठीक, मानव की उत्पत्ति हुई है। और वो मानव है जिसको हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, जिसको हम मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। यहीं से ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो है क्या हो गई थी, ठीक है, विकास हो गया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसा हुआ, क्योंकि आपको मालूम है स्तनधारियों की उत्पत्ति तो हमारा जो है प्लेओसीन काल में हो गई थी। यहीं से जो है हमारे पास कंपी मानव, ठीक है, रामापिथेकस, उसका जो है आगे वाली शाखाएं देखी तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाई। इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आदि पूर्वज है मानव का, उसका प्लायोसीन काल में जो है उत्पत्ति हो गई थी। तो आगे देखिएगा यहाँ तक इम्पोर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर ढंग से देखिएगा दोस्तों, मैंने जो लिखा हुआ है, इस संपूर्ण काल के अंतर्गत मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प में तृतीयक युग के अंतर्गत प्लायोसीन कल्प में मानव की उत्पत्ति मानी गई है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। और मानव की उत्पत्ति तो तीसरे युग में बताई गई है, तृतीयक युग प्लायोसीन कल्प के अंतर्गत महाकल्प कौन सा है, सीनोजोइक। 1930 में रिचर्ड नेमी ने अफ्रीका के ट्रांसवाल हिमालय में टोंग नामक स्थान पर जो है मानव, मतलब बंदर, जो मैंने अभी क्या बताया था आपको, कंपी की खोपड़ी का अध्ययन किया था, जो लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले की थी, जिसका संबंध रामापिथेकस से माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पिरामिड था, स्तनधारियों का जो है क्या हो गया था, विकास हो गया था, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बैक देखता हूँ, देखिए आप लोग जरा, पैलियोसीन में मैंने कहा था स्तनधारियों का, पिरामिड की उत्पत्ति हो गई थी, और मानव कंपी के रूप में था। मानव कंपी मतलब बंदर के रूप में था। तो इसमें देखिए आप लोग, जब बंदर के रूप में था, इसकी खोज हो गई है। कब हुई खोज, 1930 में रिचर्ड नेमी ने इसकी खोज की थी। और ये जो है अफ्रीका के ट्रांसवाल हिमालय में उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो है जंगलों में रहते थे ये। तो 2 करोड़ वर्ष पहले की थी वो खोपड़ी, ठीक। और उस खोपड़ी का जो संबंध है वो रामापिथेकस से बताया गया है, माना गया है। जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव की खोज 1924 में हुई है, और रेमंड डॉट के द्वारा जो है इसकी खोज की गई है। यहीं से मानव का निरंतर विकास माना जाता है, इसीलिए इससे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। किसको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रामापिथेकस की कहानी को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक हल्की सी छोटा सा, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे आप लोगों का। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि पैलियोसीन पीरियड में स्तनधारियों की उत्पत्ति में कंपी मानव की उत्पत्ति हुई थी 1930 में। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि अभी आपने पढ़ा भी है, 1930 में रिचर्ड नेमी ने अफ्रीका के ट्रांसवाल हिमालय में एक जो है खोपड़ी की खोजी थी, 2 करोड़ वर्ष पहले की। और उसका संबंध बताया गया रामापिथेकस से। मैंने कहा था कि स्तनधारी जो है, ठीक है, जो यहाँ पर आपके आ रहे हैं ये वाले, इसमें जो है आपका, ठीक, कंपी मानव है, और रामापिथेकस जो है, जब ये इनमें से जो है एक शाखा जब आपके जो है मैदानों की ओर आई, ठीक, और उस मैदानों की ओर जब वो आई तो वो जो है यहाँ की गतिविधियों में जो है ढलने लगी। उन्होंने अपने मुंह का प्रयोग करना शुरू किया, उन्होंने अपने हाथों का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है, और उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के औजारों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। तो वो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस शाखा थी, उनका जो विकास हुआ वो प्लायोसीन काल में हुआ था, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि एक शाखा जंगल की ओर वापस चली गई थी, वो आपकी जो है रामापिथेकस कहलाई, और जो मैदानों की ओर लौटी वो आपकी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाई। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बताया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव की खोज 1924 में रेमंड डॉट के द्वारा की गई थी। और ये मानव का जो निरंतर विकास है वो भी जो है यहीं से माना जाता है। मानव का जो विकास का
कल्प है वो आपका प्लायोसिन कल्प, ये देखिए आप प्लायोसिन कल्प है। महाकल्प कौन सा है आपका? सीनोजोइक, तृतीयक युग है, यहीं से मानव की उत्पत्ति मानी गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहीं से मैंने बताया, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, यहीं से ठीक है पाषाण काल की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। तो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा इस इतिहास का वो आएगा पाषाण काल। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर, अगर आपको जो है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।